नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों यूपी टेट, सीटेट और शिक्षक भर्ती की तैयारी के क्रम में आज हम गणित का पार्ट 3 अपलोड करने जा रहे हैं। दोस्तों ये तीसरा पार्ट भी संख्या पद्धति से रिलेटेड है और यहाँ पर हमने टॉप 15 क्वेश्चंस लिए हुए हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। और इस वीडियो के बाद संख्या पद्धति टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और अगर कोई और कुछ रह जाता संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम में तो वो लोग आप नीचे कमेंट बता दीजिएगा, उसको भी हम कंप्लीट करा देंगे और इसके बाद इसका चैप्टर नंबर 2 शुरू होगा। तो फिलहाल गणित के पार्ट 3 में संख्या पद्धति के टॉप 15 क्वेश्चंस यहाँ पर हम लेकर आए हैं। उन सभी प्रश्नों को आप ध्यान से देखिए और सभी को अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए और लास्ट में मैं भी आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर दिए बगैर मत जाइएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी का निशान जरूर दबा लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। और दोस्तों वीडियो को लाइक करने के साथ शेयर भी कर दीजिए। शुरू करते हैं आज का। तो यहाँ पर आपके पास सबसे पहले जो क्वेश्चन है, 80 और 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। देखो ये क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में भी कराया था और यहाँ भी करा रहा हूँ। देखो 80 और 90 के बीच में कितने अभाज्य संख्याएं होंगी। तो पहली तो अभाज्य संख्या होगी 83 और दूसरी अभाज्य संख्या आपकी हो सकती है 89। ठीक है, तो 83 और 89 का बोल रहे हैं गुणनफल क्या होगा। तो 83 और 89 का जब आप गुणनफल करेंगे तो आएगा 7387। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी तरह देखते हैं जो दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक है। यहां पर बोला जा रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक है। अच्छा, प्राकृतिक संख्या मैंने आपको बताई थी क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्या होती है 1 2 3 4 5, ये सब होती है प्राकृतिक संख्या। और जो पूर्णांक संख्या होती है वो मैंने आपको क्या बताया था, वो बताया था आपको जैसे -1 0 1 2, यानी 0 माइनस और प्लस जितनी भी संख्याएं होती वो सभी को मिला दो तो वो सब बन जाती थी आपकी पूर्णांक। ठीक है, तो इस तरह पहला जो ऑप्शन है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक है, ये क्या है, ये तो सही है। दूसरा ऑप्शन क्या है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या है। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, ये प्राकृतिक संख्या है और ये क्या है, एक वास्तविक संख्या है, बिल्कुल सही है। तीसरा जो ऑप्शन है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय है, तो ये आपका ऑप्शन सही नहीं है। तो यहाँ पर इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या नहीं होती है। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है वो अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 3, उन सभी अभाज्य संख्याओं का जो 17 से बड़ी नहीं है, यानी 17 से जो छोटी हैं या 17 के बराबर है, उनका योगफल क्या होगा। तो सभी अभाज्य संख्याएं ले लो, 17 या फिर 17 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्या है, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 13 और 17, इन सभी को क्या कर दो, इनको जोड़ दो, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में योगफल पूछा जा रहा है। तो इन सभी को जोड़ोगे, 2 3 5, 5 5 10, 10 7 17, 17 11 28, 28 और 13 41, 41 और 17 आपका आ जाएगा 58। यहाँ पर जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 58 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला यहाँ पर जो प्रश्न संख्या 4 है, यदि P तथा Q दो अपेक्षित अभाज्य धनात्मक पूर्णांक हैं, यानी ये कैसे हैं, पहली बात तो अभाज्य हैं, ठीक है, और धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक का मतलब हो गया 1 2 3 4 ऐसे करके नंबर, ठीक है। धनात्मक मतलब धन वाली संख्या यानी पॉजिटिव नंबर। सबसे बड़ी बात ये अभाज्य हैं और यहाँ पर बोला जा रहा है P + Q बराबर 10 है, यानी P + Q बराबर 10 है और बोल रहे हैं जो P है वो Q से छोटा है। ठीक है, यहाँ पर हमें ये पता लगाना है कि अब इन दोनों, यहाँ पर बोल रहे हैं P के कितने मान हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम 10 से छोटे जितने भी अभाज्य संख्याएं होती हैं उनको जो लिख लेते हैं यहाँ पर, जैसे 2 3 5 7, ये आपके सामने 10 से छोटी अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहे P + Q बराबर 10। अब बताओ इनमें से कौन से दो नंबर जोड़ दिए जाएं जिनका योग 10 आ जाए, यानी 3 और 7 को जोड़ा जाए तो 10 आ जाएगा। और यहाँ पर बोल रहे हैं P जो है वो Q से छोटा है, तो यानी P जो छोटा वाला है वो P हो जाएगा।
और Q आपका बड़ा वाला हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है P के कितने मान हो सकते हैं। देखो P का केवल एक ही मान निकल के आ रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई और जोड़ा नहीं बन रहा है जिनको जोड़ने पर 10 आ जाए। तो यहाँ पर P जो हमारा हो जाएगा वो केवल एक मान बन रहा है, ठीक है, P बराबर 3, यानी एक मान केवल बन रहा है। यहाँ पर बोला है कि संभवतः कितने मान बन सकते हैं, ठीक है, ये नहीं पूछ रहे कौन सा मान बन रहा है, ये पूछ रहे कितने मान बन सकते हैं। तो एक मान बन रहा है केवल, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। आगे देखो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। मैंने एक धन पूर्णांक को 18 से गुणा किया। मान लो कोई पूर्णांक है उसको हमने 18 से गुणा कर दिया और दूसरे धन पूर्णांक को हमने 21 से गुणा कर दिया। तो ये लो 21 से गुणा कर दिया, ठीक। अब उसके बाद इन दोनों को जोड़ दिया, ये लो जोड़ भी दिया, ठीक है। और उसके बाद बोल रहे हैं इसके बाद जो हमें प्राप्त होगा वो निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा होगा, देखो x और y की वैल्यू दी नहीं है हमें, ठीक है। तो हमें कुछ इसमें स्पेशल दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पर ये देख लो कि इन दोनों में से कॉमन क्या मिल सकता है। इन दोनों में से हमें कॉमन मिल सकता है 3, 3 छक 18 और 3 सत्ते 21, यानी इसमें से हमें ये 3 कॉमन मिल गया। इसका मतलब ये है कि इनका जो योग है वो 3 से कट जाता है, ठीक है, यही तो इसका मतलब, क्योंकि 3 यहाँ पर कॉमन आ गया। तो यहाँ पर अब इन चारों ऑप्शन में ये देख लो कौन सा 3 से कट जाएगा। 2007, 2008, 2006 ये आपके ऑप्शन है। तो हमें मालूम है 3 से कटने का नियम क्या है, सभी को जोड़ दो वो 3 से कट जाएगा। अगर जोड़ने पर प्राप्त संख्या 3 से कट रही तो इसका मतलब पूरा नंबर 3 से कट जाएगा। देखो 2 और 7 2 9, ये 9 जो है ये 3 से कट रहा है, इसका मतलब ये पूरा नंबर 3 से कट जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। ये 8 2 10, 10 आ रहा है यानी ये 3 से नहीं कट रहा, तो ये तो वैसे भी नहीं कटेगा। 2 और 2 4, ये 3 से नहीं कट रहा है। 6 और 2 8, ये भी 3 से नहीं कट रहा है। इसका मतलब ऑप्शन ए यानी 2007 आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 45 है और उनका अंतर 4 है। तो मान लेते हैं x और y का गुणनफल 45 दे रखा है और इनका जो अंतर दे रखा है 4 दे रखा है। अब यहाँ पर पूछ रहे हैं इन संख्याओं के वर्गों का कितना योग होगा। तो वर्गों का योग निकालने के लिए क्या करो, इस पूरे समीकरण को क्या कर दो, इसका वर्ग कर दो। जैसे x माइनस वाई का वर्ग कर दिया और 4 का वर्ग कर दिया। तो इसको खोल दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ गया। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है 45, एक्स और वाई की वैल्यू यानी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 45 दे रखा है। तो 2 × 45 बराबर 16 और x प्लस वाई इनको एज इट इज रख दो। अब ये 45 दूना 90 माइनस का है, उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो ये आ गया 106, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 106 आ गया। तो यहाँ पर यही तो निकालना था कि दोनों अंकों के वर्गों का योग कितना होगा। तो ये देखो दोनों अंकों के वर्गों का योग 106 होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। आगे चलते हैं। अगला यहाँ पर जो प्रश्न आपके सामने दे रखा है, देखो 122 की पावर 173, इसमें इकाई अंक निकालना है आपको, ठीक। तो इकाई अंक निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, केवल इसका इकाई अंक देख लो, ठीक। और इसके बाद जो 173 है, 173 को आप 4 से डिवाइड कर दो और इसके बाद जो इसमें शेष फल आएगा सिर्फ उसको फोकस करना है। 173 में जब 4 से हम डिवाइड करेंगे, 4 चौको 16, एक बचेगा तो ये 13 हो जाएगा। 4 तियां 12, 13 में 12 में घटेगा तो 1 बचेगा, यानी शेषफल कितना आएगा, यही शेषफल उठाकर यहाँ रख दो। 2 की पावर 1 कितना होता है, 2 होता है। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2। क्लियर हो गई बात। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 8, यहाँ पर देखो दिया हुआ है 124 की पावर 372 प्लस 124 की पावर 373। देखो जो मैंने नंबर सिस्टम वाला पार्ट 1 जो बनाया था उसमें आपको समझाया था कि जब 4 की पावर विषम होती है और 4 की पावर सम होती है तब उनका इकाई अंक क्या आता है। जैसे अगर हम 124
की पावर 372 लें तो यहाँ पर इकाई अंक कितना है, 4 है, और इसकी जो पावर है वो है सम। तो जब भी 4 की पावर सम होगा तो उसका इकाई अंक 6 आएगा। ये मैंने समझाया था पार्ट 1 में, अगर आपने वो नहीं देखे तो जरूर देखिए सारे वीडियोस देखिए, ताकि जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके, क्योंकि वही बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर प्रश्नों में यूज होता है। देखो अगर ये नहीं आप सीखेंगे तो आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद जो शेषफल आएगा फिर उसको वहां पर रखेंगे, तब जाके उसकी वैल्यू आएगी। तो इस तरह करके काफी टाइम हो जाता है। तो जितनी ज्यादा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ के रखेंगे तो आप तुरंत आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि ये यूपी टेट का एग्जाम है, डीएलएड का एग्जाम नहीं है। यूपी टेट के एग्जाम में आपको फटाफट आंसर निकालने होते हैं। तो 124 की पावर 372 की यानी 4 इकाई का है, और जब 4 है और पावर में कोई सम संख्या है तो उसका इकाई अंक 6 आएगा। इसी तरह अगर पावर में विषम संख्या है तो उसका इकाई अंक नहीं बदलता, यानी 4 का ये 4 ही रहेगा। तो यहां पर देखो 124 की पावर 372 का इकाई अंक 6 आया, प्लस प्रश्न में प्लस दिया हुआ ये देखिए, ठीक। और 124 की पावर 373 है तो इसका इकाई का अंक 4 आया, 6 और 4 जोड़ेंगे 10, तो यहाँ पर जो आपका इकाई अंक आया है वो आया है 0। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप समझ गए होंगे। 10 का इकाई अंक कितना है, 0 है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 0। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। देखो धीरे धीरे इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपके पूरे दिमाग में अच्छे से सेट हो जाए और आप ऐसा कोई क्वेश्चन अपनी परीक्षा में गलत ना करें। देखो प्रश्न संख्या 9 में पहले भी करा चुका हूँ, फिर से करा देता हूँ। 999 995 999 गुणे 999। देखो ध्यान से कैसे होगा ये चीज़। ये है संयुक्त भिन्न, इसको साधारण भिन्न बनाओ। साधारण भिन्न बनाने के लिए इसको इससे गुणा करना पड़ेगा, 999 गुणे 999 और प्लस 995 करना पड़ेगा। ये कर दिया 995 और ये 999 और ये मल्टीप्लाई में 999। अब ये तो ये कट जाना है। अब 999 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका ट्रिक के माध्यम से आ जाएगा 998001 प्लस 995 और इसको आप आपस में जोड़ दो 998996। ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे 999 इंटू 999 इतना बड़ा मल्टीप्लाई मैंने इतनी आसानी से क्यों कैसे कर दिया। तो बड़ा आसान सा इसका मेथड है, वो मैं समझा देता हूँ। फिलहाल तो ये देखो इसका आंसर आ गया 998 और 996, ये ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। देखो जो 9 के मल्टीप्लिकेशन होते हैं करने बहुत आसान होते हैं। जैसे 9 इंटू 9 करोगे तो 81 आएगा, ठीक। अब 99 इंटू 99 करोगे तो ये भी 81 आएगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस होगा, यहाँ पर 0 लग जाएगा और यहाँ पर 9 लग जाएगा, यानी 1 के पहले 0 और 8 के पहले 9 लग जाएगा। इसी तरह 999 इसका मल्टीप्लाई करोगे तब भी 81 ही आएगा, बस केवल यहाँ पर 2 0 लग जाएंगे और यहाँ पर 2 9 लग जाएंगे, ठीक है। इसी तरह बढ़ता जाएगा, 8 के पहले 9 बढ़ते जाएंगे, 1 के पहले 0 बढ़ता जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। a इंटू बी बराबर a प्लस बी प्लस ए बाय बी, ठीक। अब यहाँ पर बोल रहे हैं 9 इंटू 3 का मान बताओ। तो 9 इंटू 3 का मान कैसे निकलेगा, 9 प्लस 3 प्लस 9/3, ठीक है। इसी को फॉलो करते हुए 9 इंटू 3 का मान निकाला जा रहा है। तो 9 3 होता है 12, 9 में 3 डिवाइड करोगे 3, 12 3 15, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर आ जाएगा। बहुत आसान होता है क्वेश्चन, इसमें कुछ करना नहीं होता है, ठीक है। जैसा प्रश्न में दे रखा वैसे ही फॉलो कर लो। अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपके सामने 1 - 2 1 - 2, कितना आसान क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं इसमें। 1 - 2 मल्टीप्लाई -1, 1 - 2 -1 का मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 हो जाएगा 3। इसका आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। 11वें का बी आंसर यानी 3 सही आ गया। आगे देखो 12वां प्रश्न 10वें प्रश्न की तरह है। x इंटू वाई दे रखा है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो हमें यहाँ पर 8 इंटू 5 को निकालना है। तो 8 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 5, 8 का स्क्वायर 64, 5 का स्क्वायर 25, 8 पंचे 40, 4 5 9, 6 2 8 4 12, 129 इसका आंसर आ जाएगा। 12वें का ऑप्शन नंबर सी
बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, जैसा प्रश्न में कहे वैसे ही नियम को फॉलो करते जाओ और इसका आंसर निकालो। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह के। आगे देख लो अगला क्वेश्चन क्या है, 91 गुणे 45 माइनस 60 इंटू 21 बटे 55, ये है आपका 55। अब यहाँ पर इसको थोड़ा हल्का कर लेते हैं। हल्का कैसे होगा, अब इनमें से 5 को कॉमन ले लो, 5 को कॉमन लेंगे तो 91 गुणे 9 आ जाएगा। यहाँ से 45 को 5 कॉमन ले लिया तो 9 बचा, माइनस 60 में 5 को कॉमन ले लो 12 बचेगा, ठीक, बटे 55। ये 5 और 55 कट जाएगा, 11 आएगा। 91 गुणे 9 ये आप जब करोगे तो ये आ जाएगा 9 एकम 9, 9 9 81, माइनस 12 एकम 12, 12 दूना 24 और 1 25, 819 माइनस 252, तो ये हो जाएगा 567 बटे 11 और इसका आंसर आ जाएगा 51.54। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पर देखो प्रश्न संख्या 14 है बहुत आसान, केवल कंफ्यूज करने के लिए लिख दिया गया है कि -2 में -2 घटा दो तो क्या आएगा। देखो जब कोई भी संख्या अगर x में x को घटाओगे 0 ही आएगा, -2 को -2 में घटाओगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। कैसे आएगा, -2, ये माइनस प्लस हो जाएगा और 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए देते हैं कि ताकि स्टूडेंट समझे कि अरे माइनस है मतलब कुछ ना कुछ स्पेशल होगा, तो कुछ स्पेशल नहीं है। अगर किसी संख्या को उसी संख्या में घटाओगे तो 0 ही आना है। -2 में -2 घटा रहे हो, 0 ही आना है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 15, 366 में कितने से गुणा किया जाए कि संख्या 9150 प्राप्त हो जाए। तो 9150 बटे 366 कर दो, उत्तर आपका 25 आ जाएगा। कैसे हुआ देखो, 366 में कितने से गुणा कर दो कि 9150 मिल जाए। तो 9150, ये 366 इधर ले आओ, 25 आंसर आ गया। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 25 आ गई। तो इस तरह आपने देखा हमने 15 प्रश्न कंप्लीट कर लिए। ठीक है, अब यहाँ पर अगर किसी भी प्रश्न में आपको डाउट होता है तो नीचे कमेंट में बताओ। अब यहाँ पर आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहे हैं और उसका उत्तर दिए बगैर आप मत जाइएगा। आपके पास प्रश्न है 378 इंटू 236 इंटू 459 इंटू 312। इसमें आपको क्या करना है, इकाई अंक ज्ञात करना है। ऑप्शन आपके पास 6, 8, 2, 4। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है नीचे कमेंट में बताइए दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये 15 प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबा लें ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।